आपकी बेस जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही आप ऊपर तक जा सकेंगे बेस की बेस पे। तो हमारी बेस स्ट्रांग है, आप समझते हैं कि एज ए पाकिस्तानी आप समझते हैं कि हमारी बेस स्ट्रांग है? मैं इस चीज से एग्री नहीं करता, हमारी बेस स्ट्रांग नहीं है। हमारे जो दिमाग है ना, इनके अंदर ही हमारे गुलामी भरी हुई है। वो एक शेर मैं आपको सुना दूं कि किसी शायर ने लिखा कि ऐ साकिए गुलफाम बुरा हो तेरा तूने, नशे में लुभाकर हमें वो जाम पिलाया, 100 साल गुलामी में बसर किए तेरी और होश हमें अब भी मुकम्मल नहीं आया। ये जो हमने 100 साल ये जो जूते के नीचे रह के काम किया ना, वो हमारे माइंड से निकल ही नहीं रहा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, एक बहुत ही यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान के अंदर। IMF ने फिलहाल पाकिस्तान को कर्जा देने से जो नजर आ रहा है कि वो माजरत कर ली है। तो पाकिस्तान को जो इस वक्त पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो सारे के सारे इसी काम में लगे हुए कि किसी तरीके से पाकिस्तान को कर्जा मिल जाए, लेकिन जो हमें मिलता नजर नहीं आ रहा। अगर ये नहीं मिलता तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। सभी इस चीज़ पर मुत्तफिक है कि अगर ये कर्जा नहीं मिलता तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, जो कि अब वाज़े नज़र आ रहा है। तो हम यहाँ पर पाकिस्तानी जो पब्लिक है उससे जानेंगे कि अगर पाकिस्तान को कर्जा नहीं मिलता और खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है तो क्या बनेगा इस मुल्क का, और इस सूरत हाल से बाहर कैसे निकला जाएगा। तो ये जानेंगे पाकिस्तानी पब्लिक इस बारे में क्या बात करती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? अब्दुल मतीन। क्या करते हैं आप? मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ, अभी यहाँ फैसलाबाद निपजी में हूँ, MPhil स्कॉलर हूँ और अपनी रिसर्च कर रहा हूँ। आपका नाम और आप क्या कर रहे हैं? मेरा नाम यासिर अरफात है और मैं इधर निपजी में MPhil कर रहा हूँ बायोटेक्नोलॉजी। पहले ये बताएं कि आपका नाम यासिर अरफात है, तो आपका नाम यासिर अरफात क्यों रखा गया? असल में फ़लस्तीन के सदर हैं यासिर अरफात, तो उनसे इंस्पायर हो के मतलब मेरे पेरेंट्स ने रखा था। वो एक अच्छे यानी कि ईमानदार जो है ना वो सदर रहे हैं। तो अच्छा, आज आपसे हम जानेंगे IMF के बारे में कि पाकिस्तान को जो बेल आउट पैकेज एक मिलना था उसको लेके बहुत ही टेंशन बनी हुई है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कॉल की है IMF के, और हमारे जो मिनिस्टर हैं फाइनेंस मिनिस्टर वो भी परेशान है। सारी हमारी इस वक्त गवर्नमेंट परेशान है। वजह सिर्फ यही है कि हमें IMF जो है इस वक्त जो एक पैकेज था वो जारी करना था, वो नहीं किया। तो कैसे देख रहे हैं कि अगर ये हमें पैकेज मिल रहा, पहले तो ये बताएं कि मिल रहा है नहीं मिल रहा, अगर नहीं मिलता तो उसके क्या असरात होंगे पाकिस्तान में? फर्स्ट जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें अब नहीं मिलना। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि क्यों? क्योंकि अब IMF भी देख रहा है कि भाई ये इनके पास कुछ आउटपुट ही नहीं है। कितनी बार कर्जा दे चुके हैं, अब थ्रू आउट माई लाइफ में देखता आ रहा हूँ कि हर बार हमारा था कि IMF से कर्जा मिलेगा, ये हो गया, IMF से कर्जा ले लिया, ये वो। जब उनको दिख रहा है कि भाई हमारे पास कुछ हो ही नहीं रहा, प्रोग्रेसिव कोई काम ही नहीं हो रहा, तो वो हमें किस बेस पे कर्जा देंगे। और पिछले दिनों भी ये FBR के जो रिटायर्ड चेयरमैन है मेरा ख्याल शबरदस्ती साहब, तो उनका ये था, उन्होंने बताया कि अब हम 10 साल और भी लगे रहे, 2028 तक बताया, उस साल तक भी हम नहीं दे सकते कर्जा। जब हम खुद उनको ये क्लू दे देते हैं कि हमारे जो अपग्रेड है, हमारा अपर सिस्टम है, वो लोग कह रहे हैं कि हम नहीं लौटा सकते, तो किस बेस पे हमें वो कर्जा देंगे? और हमारी इकोनॉमी उनको दिख रही है, हमारे हम जो भी प्रोग्रेस हो रही है वो भी दिख रही है, तो हमें किस बेस पे वो देंगे कर्जा? बेस तो यही है ना कि हम देख, कर्जा कोई भी मुल्क जब लेता है तो उसकी पोजीशन माली जो है वो ठीक नहीं होती। तो ये आपकी बात सही है कि प्लानिंग ऐसी नहीं है हमारी जो आगे के हमने क्या करना है, हमने वो कर्जे का इस्तेमाल कैसे करना है, हमने बंद सनतें कैसे चलानी है। तो इसके लिए तो एक जो अब देखें, इंडिया जो है वो उसने 90s में मेरा ख्याल में IMF के पास गया था, एक दफ़ा ही गया था। उसके बाद की उसकी अपोजिशन जो है और जो गवर्नमेंट है वो आपस में मिल बैठी, उन्होंने सोचा कि कैसे हमने IMF के चुंगल से बाहर निकलना। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी सियासी पार्टीज हैं उनके अंदर इतनी मेच्योरिटी है कि वो इस मकसद के लिए इकट्ठे होकर बैठ सके? नहीं, जिस तरह का सिनेरियो चल रहा है मैं नहीं समझता कि हमारी सियासी जो पार्टियां उनमें इतनी मेच्योरिटी है। हमारे ये वाला जो तबका है ये उनको बुरा भला कहता है, वो वाले इनको कहना है, और इसी चीज में सारी फंसी हुई है बात ना। प्रोग्रेस की तरफ कोई आना ही नहीं चाह रहा। अगर हम सिर्फ ना अपने ही फोर्सेस हैं जो कि रिलाई ऑन योर ऑन फोर्सेस, अगर हम अपनी फोर्सेस के ऊपर ही रिलाई कर रहे हैं तो हमारी एक एग्रीकल्चर है, हमारा एग्रीकल्चर जो है मेरे देखने में वो हमारा कल्चर है। अगर हम सिर्फ उसी एक फील्ड में काम कर लेना हम अपना कर्जा भी उतार सकते हैं
और भी अपनी जितनी फील्ड्स हैं उसमें तरक्की कर सकते हैं। लेकिन अब यह है कि हमारे पास IMF का, आप कर्जे की बात से शुरू की आपने, तो अब हमारी मोटरवे गिरवी पड़ी हुई है, स्टील मिल गिरवी पड़ी हुई है। अब अगर हमें वो दे भी रहे हैं ना कर्जा, वो इस शर्त पे दे रहे हैं कि इनकी चले कोई चीज हमारे पास पड़ी हुई है जिस पे बाद में हम काबज हो सकते हैं। जैसे शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों ने बनाई थी, आहिस्ता आहिस्ता पूरे बड़े सगीर पर काबू हो गए थे। तो उनकी एक पीछे, इसके कर्जा देने के पीछे भी एक प्लानिंग है, और हमारी हर बार कर्जा लेकर भी कोई प्लानिंग नहीं बन पा रही। लोड तो सारा गरीब आवाम के ऊपर आ रहा है, बिजली के बिलों। इसी बात में इजाफा कर दूं, जिस तरह ये हमारा, असल में बात करें तो सिस्टम की खराबी की, ये जो हमारा सिस्टम है, जब तक हम सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे ना, कुछ लोग कहते हैं कि इंडिविजुअल को ठीक होना चाहिए जी, इनफरादी तौर पे तरक्की करें, इस तरह करें, इनफरादी तौर पे लोग ईमानदारी से काम नहीं करते। तो मैं कहता हूं कि सिस्टम वही इनफरादी तौर पे अगर बात करें तो एक इंडिविजुअल है, यहाँ से USA चला जाता है, अमेरिका चला जाता है, कनाडा चला जाता है, वहां जाकर ठीक हो जाता है। वहां जाके वही बंदा जो बेईमानी से काम कर रहा था यहाँ पे, उधर जाके ईमानदारी से कर रहा है, उसको पता है सिस्टम के नीचे रह के काम करना है। अगर सिस्टम वहां पे उससे मजबूरी में भी मतलब काम ठीक करवा लेगा, वही बंदा यहाँ पे ड्राइविंग के सारे रूल तोड़ रहा होता है। हमारे देख ले यहाँ पे जाके कितने लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, 18 साल से कम उम्र बच्चे कितने हैं जो इधर ड्राइविंग कर रहे होते हैं, उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो इसका मतलब है सिस्टम को इम्प्रूव करें। ट्रैफिक सिग्नल पे कोई रुकता ही नहीं है, वही तो कह रहे हैं। उसके अलावा ये जो हमने असल में ना, पता ही बात क्या है, हमारे जो दिमाग है ना, इनके अंदर ही हमारे गुलामी भरी हुई है। वो एक शेर मैं आपको सुना दूं कि किसी शायर ने लिखा कि ऐ साकिए गुलफाम बुरा हो तेरा तूने, नशे में लुभाकर हमें वो जाम पिलाया, 100 साल गुलामी में बसर किए तेरी, और होश हमें अब भी मुकम्मल नहीं आया। ये जो हमने 100 साल ये जो जूते के नीचे रह के काम किया ना, वो हमारे माइंड से निकल ही नहीं रहा। अगर वो इसी तरह मतलब है, एक बादशाह था ना, तो उसको अपनी राया, इतना अच्छा बादशाह था वो, सही उसकी सल्तनत जा रही थी, तो उसने कहा कि यार ये कोई किसी बंदे को कोई मसला ही नहीं है, कोई हमारे पास मसला लेकर नहीं आता। तो वजीर ने कहा कि आप ऐसा करें कि इसका हल है, आप हम ऐसा करते हैं कि इनको तकलीफ देना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये खुद ही आएंगे हमारे पास कि हमें मसाइल हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो अब इतनी अच्छी सल्तनत, इतनी अच्छी बादशाह का निज़ाम वो चल रहा था, तो उन्होंने थोड़ी थोड़ी ना उसके अंदर तकलीफ देना स्टार्ट कर दी। अब कुछ दिन गुजरे तो उसने पूछा यार कोई बंदा नहीं मसाइल लेके नहीं आया कि हमें मसला है, ये मसला है, कोई इस तरह का नहीं है। तो फिर उसने कहा कि कोई नहीं, हम कर लेते हैं। उसने फिर वजीर ने मशवरा दिया कि हम ऐसा करते हैं कि इनको ना जूते मारें, जब ये सुबह काम पे जाते हैं तो पहले इधर आए, बादशाह के दरबार में आए, वहां से जूते खा के फिर चलें आगे काम करने के लिए। तो इस तरह स्टार्ट हो गया। लेट सपोज 10 जूते हैं, 20 जूते हैं, जूते पड़ेंगे, फिर उनको वो काम पे चले जाते थे। तो कई दिन गुजरे, इस तरह जूतों का सिलसिला जारी रहा। कुछ दिन बाद ना एक बंदा आ गया, बादशाह बड़ा खुश हुआ कि आज जो है ना इनको मसला शुरू हो गया, कि ये अपना मसला लेके हमारे पास आ गया। वो जब उससे मसला दरियाफ्त किया, उससे पूछा हाँ भी क्या मसला है, तो उसने कहा बादशाह सलामत, बात ये है कि हमने काम पे जाना होता है, आपने जो जूते मारने वाले बंदे रखे हैं वो थोड़े हैं, आप प्लीज मेहरबानी करें वो बंदे बढ़ाएं ताकि हमें जल्दी काम पे जा सके। हम लोग ज्यादा हैं, जूते मारने वाले कम है, वो जूते मारते हैं, हमें वहां पे देर हो जाती है। तो उसने जाके ये नहीं कहा कि आप जो है ना ये मसला हमारा मतलब है जूते मारने खत्म कर दें या इस तरह, वही हमारा सिस्टम है। बाप जो है वो उधर लगा होता है लाइन में, खाद मिल नहीं रही थी पिछले दिनों, आपको पता है खाद के सिलसिले में किस तरह जो है वो लोग धक्के खा रहे थे। खुद हमारे बाप, हम जिम्मेदार हैं, तो हमारे बाप, मैं खुद अपने हाथों से वो वहां पे लाइन में लगा के आया था अपने बाप को, दिल पे पत्थर रख के। तो वहां पे तब हमें आके किसी ने नहीं कहा कि आपको खाद है, कोई मसला है, कोई डीसी, कोई एसी, कोई नहीं आया पूछने। और जब गंदुम आई है इस दफा आपने देखा है, तो फूड वाले भी आ गए, पासको वाले भी आ गए, लोगों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं। कुछ लोग हैं हमारे जिन्होंने आगे से मुजामत की, रेजिस्टेंस शो करवाई है, उनके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे दिए जा रहे हैं। तो जब तक हम सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि IMF हमें कर्जा दे तो हम कामयाब हो जाएंगे। हमें अपने रिसोर्सेज के ऊपर जो है ना, वो हमारा एग्रीकल्चर है, जिस तरह भाई कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर इज आवर कल्चर। किसान को जिस तरह रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है, वो उसको दी जा रही है अहमियत। अगर हम उसको उसकी अहमियत देंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, हमारे वसाइल हैं, अल्लाह ताला ने हमें क्या नहीं दिया, इतने अच्छे मौसम दिए हैं, इतनी अच्छी जमीन दी है। ये हमारा पंजाब का जो खित्ता है, जो एग्रीकल्चर के हिसाब से आप देखें किस तरह मतलब है जरखेज है। सोने की चिड़िया कहा जाता है पंजाब को, सोने की चिड़िया कहा जाता है जस्ट एग्रीकल्चर बेस पे। और जैसे आपने बताया कि पंजाब, अगर इंडियन पंजाब के साथ कंपेयर किया जाए
तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सहूलतें दी जा रही हैं। ट्यूबवेल के ऊपर बिजली बिल्कुल फ्री है, और जो वहाँ पर खाद है, DAP खाद, जो वहाँ पर मेरा ख्याल में 1200 रुपये की बोरी है। जो आम जो खाद है यूरिया, वो 250-300 रुपये की बोरी है। तो ये देखिए कितना फ़र्क है। बीज बहुत सस्ता है वहाँ पर, लोन मिलता है, बहुत ज़्यादा सहूलतें। यहाँ पर आप देखें कितना, यहाँ पर DAP मेरा ख्याल में 12,000 से 15,000 रुपये की बोरी है, और जो दूसरी है यूरिया है वो 3500 रुपये की बोरी तकरीबन। बीज कितना महंगा है और बिजली के रेट कितने ज़्यादा है। तो कैसे हम कंपेयर, कैसे आप कहते हैं कि जी एग्रीकल्चर इज आवर कल्चर, तो कैसे हम उसको प्रूव करने की तो जरूरत है ना। हम अपने जो फार्मर है उसको कितनी सहूलत दे रहे हैं यहाँ पर। वो मैं इसमें ये एडिशन करूंगा कि हमारे पास जो रिसोर्सेज की बात की, कि हमारे पास वो वाली फैसिलिटेशन ही नहीं है, हमारे पास उतनी इम्प्रूवमेंट भी नहीं है। पर एग्रीकल्चर में जब आप वैरायटीज होंगी, आपके पास हाइब्रिड सीड्स होंगे, इम्प्रूवमेंट होगी, आपके पास अच्छी अच्छी फर्टिलाइजर्स होंगी, तो उन्हीं की बेस पे आप तरक्की कर सकते हैं ना। पिछले कन्वेंशनल मेथड्स के साथ तो जितनी तरक्की है आपके सामने है। अब हमारे पास रिसोर्सेज कम है, वसाइल हमारे जो एक्सपेंसेस वो बढ़ गए हैं, तो उनको हमारे पास सॉर्ट डाउन करने के लिए हमें फिर तरक्की करनी होगी इनमें। अब हमारे इधर एग्रीकल्चर में महबूब साहब होते हैं, उन्होंने 13 to 14 सिर्फ कॉटन की ही ना वैरायटीज इंट्रोड्यूस करवाई हुई हैं। अब इसी तरह और चीजें होंगी, इम्प्रूवमेंट आप कर लें कि हमारे यहाँ किसान है ना, वो एक फसल को 3 बार 4 बार। कॉटन तो हमारे मुल्क में शॉर्ट हो चुकी है। आपको शायद इल्म नहीं है कि रहीम यार खां साइड वहाँ पर इतनी शुगर मिलें लग गई हैं कॉटन के एरियाज में, कि किसानों ने वहाँ पर कॉटन की काश्त खत्म कर दी है, वहाँ पर गन्ना बीजा जा रहा है। तो देखिए ना, ये यहाँ पर हमें हमारी प्रायोरिटी। अब पाकिस्तान को बोला जाता है जी फैसलाबाद को टेक्सटाइल सिटी, तो सारा टेक्सटाइल जो है कॉटन के सर पे चलता है। जब कॉटन ही नहीं मुल्क के अंदर होगी तो कैसे टेक्सटाइल। अब देखें कितनी यहाँ पर इस वक्त धागे का रेट इतना ज्यादा हो चुका है, उसकी वजह से कपड़े का रेट बहुत ज्यादा हो गया है। और यहाँ आप देखें तो सही, यहाँ मार्केट जाके, यार्न मार्केट जो फैसलाबाद की है, वहाँ पर धागे का रेट क्या है। मैं दोनों बात है, आपका फर्स्ट जो पॉइंट था ना वो ये था कि रहीम यार खां में अब वहाँ पे जो शुगर की मिलें है ना, आहिस्ता आहिस्ता वो भी बंद होंगी। कि अब आप पूछेंगे क्यों, कि अब जो हमारे पास कॉटन है ना, किसान कॉटन बीजता है, 3 बार फसल पे बीजी, चौथी बार उसकी फर्टिलिटी उतनी नहीं होती, यील्ड उतनी नहीं होती कॉटन की। इसी तरह अब शुगर के साथ होगा, बार बार शुगर बीजेंगे। अब हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, किसान को बताया जाए कि भाई ये बीज यूज करें, इस तरह से यूज करें, आपकी लैंड इस तरह से, आप इसके ऊपर इस तरह का काम करें, ये वाली फर्टिलाइजर यूज करें। जब किसान को पता ही नहीं होता, वो अपने कन्वेंशनल मेथड से चलता रहता है। 3 बार आपने कपास बीजी, चौथी बार ऑटोमेटिकली जमीन की फर्टिलिटी कम हो जाती है, तो चौथी बार किसान की वो कपास उतनी मिकदार में नहीं हुई, प्रोडक्ट उतनी नहीं हुई, उसने 5वीं बार गन्ना बीज दिया, गन्ना ज्यादा हुआ। अब जब चौथी बार गन्ना बीजेगा, गन्ना भी उतना नहीं होगा, वो सारी आपकी शुगर मिल्स भी जाया जाएंगी। और सेकंड पॉइंट था आपका ये इसका कॉटन की जरूरत है, कॉटन का और फैब्रिक का कहा था आपने, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भी सेम लाइक दिस है कि भाई जो अब टेक्सटाइल हमारी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, तो छोटी मोटी तो वैसे ही बंद हो गई है। रॉ मटेरियल हमें चाइना से इंपोर्ट करना पड़ रहा है ना, बहुत ज्यादा महंगा। वही मैं कह रहा हूँ, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज तो वैसे ही बंद हो गई हैं। ठीक है, बड़ी जो चल रही हैं उनके पीछे भी स्पॉन्सर जो फंड करते हैं, उनको वो बड़े बड़े एडिडास हो गए, लिवाइस, ये चीजें हैं जो उनको ज्यादा पैसा दिल रही हैं, इस वजह से वो पाकिस्तान में चल रही हैं। अगर सिंपली उसको देखा जाए कि हमारे पास अब हम कपड़ा अफगानिस्तान से लेने पे मजबूर हो गए हैं, धागा, कपड़ा, रेशम अपना, जबकि हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं, टेक्सटाइल सारा हम एक्सपोर्ट करते थे कपड़ा पहले। जी, अब भी करते हैं ना, जो कपड़ा हमारा बनता है हम एक्सपोर्ट ही करते हैं, अपने यूज का हमारे पास लो क्वालिटी कपड़ा होता है, और उसमें भी हम बाहर से लेते हैं ब्रांड्स। बाहर के जब ब्रांडों की तरफ आप जाएंगे, जाहिर है आप उनको टैक्स पे करेंगे, खाने पीने की चीजों पे टैक्स पे करते हैं जो ब्रांड यूज करते हैं। सेम लाइक दिस, पहनने की चीजों पे भी ब्रांड बाहर से पाकिस्तान में आप यूज करेंगे, उस पर टैक्स आएगा चीजों पे। इसमें मैं भी इजाफा कर दूं, असल में बात यह है कि हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं ना, वो हमारे ऊपर रिलाय नहीं करते। हमारे पाकिस्तान में साइंटिस्ट बहुत अच्छे अच्छे हैं, रिसर्चर हैं, सब कुछ है। हमारी की हुई रिसर्च को जो है वो बाहर वाले यूरोपियन जो लोग हैं वो हमारी पाकिस्तानियों की रिसर्च को वो यूटिलाइज कर रहे हैं। कोई एक मिसाल दे दें। मैं आपको बताता हूँ, जिस पिछले दिनों में ये जो HEC के चेयरमैन है, उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान में जितने भी साइंटिस्ट हैं ना, हम उनकी सब्सिडी आपको फ्री देते हैं। हमारी इंडस्ट्री के अंदर बेसिकली उतना पोटेंशियल ही नहीं है कि इंडस्ट्री वालों को क्या कहा था कि जब कोरोना आया कि कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए हम अपने तमाम साइंटिस्ट जो है ना वो
आपको फ्री सर्विसेज देते हैं, आप इसके ऊपर कोशिश करें। लेकिन उन्होंने इस बात के ऊपर रिलाय नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि उनका पैसा ज़ाया होगा, ये होगा वो होगा। अब वही वैक्सीन हम कभी चाइना से ले रहे हैं, कभी किसी और कंट्री से ले रहे हैं। तो ये मसला क्या है? अब सीड, जिस तरह आपने कॉटन की बात की, सबसे जो मेजर इशू हमारा कॉटन का वो ये है कि सीड का मसला है। हमारी खुद हम इतने ईमानदार हैं कि हम अपने काम को मतलब है फोकस ही नहीं करते, हम उसके ऊपर जो है वो 2 नंबरी से बात आते ही नहीं। तो वो जब हम रिसर्चर भी हैं, साइंटिस्ट हैं, सब कुछ है, लेकिन वो इंडस्ट्री को करके देने को भी तैयार हैं, लेकिन इंडस्ट्री उनके ऊपर रिलाई इसलिए नहीं करती कि हम इनके ऊपर जब ये जो एक्सपेरिमेंट लगाने को मतलब है वो नहीं चाहते कि इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट लगाएं, बार बार पैसा जाया होगा, फिर कोई आउटपुट निकलेगी। वो क्या कहते हैं कि बाहर से पकड़ें, बाहर से चाइना से इंपोर्ट करें, किसी कंट्री से इंपोर्ट करें, आप वहां से इंपोर्ट करें प्रोडक्ट, और वहां इसकी फार्मूलेशन पाकिस्तान में करके लो जी पाकिस्तान में हाइब्रिड सीड आ गया। कोई एक सीड भी नहीं है जो मतलब इस तरह करके हम कह सकें कि ये पाकिस्तान से बन रहा है। तो इंडस्ट्री के अंदर पोटेंशियल ही नहीं है, इंडस्ट्री इतना सर दर्द देना ही नहीं चाहती हमारी। सिर्फ ये है कि बाहर से चीजें हम लेते हैं, उसको मतलब यहाँ पे फार्मूलेट करके आगे भेज देते हैं। दूसरा ये, जिस तरह हमने सिस्टम की बात की कि यही जो लोग हैं मतलब जब यहाँ से जाते हैं हमारे साइंटिस्ट, अब स्टडी जितने लोग हैं PhD करते हैं, बाहर से करते हैं, वहाँ पे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो जब हम उनको इतना पोटेंशियल कोई हमारे अंदर होगा, कोई हम उनको अपॉर्चुनिटीज देंगे यहाँ पे, तो वही साइंटिस्ट जो उधर बैठ के उनको सर्विसेज दे रहे हैं, वही सर्विसेज हम लें। कितने पाकिस्तानी हैं जो चाइना में काम कर रहे हैं, कुछ जो है वो अमेरिका में बैठे हैं, वो उनको पाकिस्तान के अंदर अब आप तकरीबन 700 से ज्यादा लोग हैं। ये तो अभी पिछले दिनों का 2 साल पहले का रिकॉर्ड है कि 700 से ज्यादा लोग PhD जो है वो घर बैठे हैं, फ्री, कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है। तो 700 बैठे हैं। अभी जो डिग्री होल्डर की बात है, 8 लाख से ज्यादा डिग्री होल्डर 1 साल के अंदर हमारा पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। ऐसे ही है। दूसरा ये है कि पिछले दिनों आपने देखा बनीकाला के अंदर जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे, तब बनीकाला के सामने जो है एहतजाज किया था PhD लोगों ने कि कम से कम हमें कुछ दिया जाए, कुछ हमें हमारी ना मतलब हम जब हम PhD कर लेते हैं तो मंथली हमें कोई ना कोई पे दे जी। तो अब क्या है, उनको चाहिए जिसने सारी जिंदगी लगा दी अपनी साइंस के अंदर, जिसने सारी उम्र जो है वो मेहनत की है, और अब वो धक्के खा रहा है रोडों के ऊपर कि हमें मंथली कुछ दिया जाए, उसको हम अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं देते? उससे हम सर्विसेज लें, बजाय इसके कि वो एहतजाज करे, हम उससे सर्विसेज लें, उसको अपॉर्चुनिटी दें, उसकी खिदमात लें, और बदले में हम पाकिस्तान हमारा तरक्की करेगा। हम सिस्टम को इम्प्रूव करें, जो बेसिक मसला है। आप कैसे समझ रहे हैं कि जो इस वक्त हालात बने पाकिस्तान के, इन हालात में से कैसे हम बाहर निकल सकते हैं? सर मैं अगेन ना भाई के पॉइंट को ना बैक करूंगा कि रिसोर्सेज की बात है। हमारे पास वो रिसोर्सेज ही नहीं है, वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो चीजें ही नहीं है जिनके ऊपर हम रिलाई कर सके। हमें पता है कि यार हमारा बंदा काबिल है, लेकिन उसके पास लैब में वो फैसिलिटेशन ही नहीं है, तो फिर हम उस पर कैसे रिलाई कर सकते हैं? हमें ये चीज अपने रिसोर्सेज इंप्रूव करने की जरूरत है। जब हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, ग्रेजुएट अच्छे होंगे, नॉलेज वाले होंगे, प्रैक्टिकल वाले होंगे, तो ऑटोमेटिकली हम प्रोग्रेस करेंगे। हमें किसी और चीज की या किसी पे डिपेंड करने की जरूरत ही नहीं होगी। अच्छा, आप साइंटिस्ट हैं, आप जैसे कि एग्रीकल्चर के अंदर रिसर्च कर रहे हैं, तो आप यहाँ पंजाब के अंदर बैठे, फैसलाबाद के अंदर। अगर मैं बात करूँ सिंध के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर, वहाँ पर तो आपकी पहुँच है ही नहीं। वहाँ का जो एक फार्मर है उसे पता ही नहीं कि फैसलाबाद के अंदर कौन सा नया बीज अभी वो इन्होंने किया, बनाया है, तैयार किया है। तो वहाँ तक कैसे आपकी रसाई पहुँचेगी? जो आपका जो फायदा है, वो जो सिंध का एक हारी उधर बैठा है, उसको कहाँ कब कैसे पहुँचेगा फायदा? मैंने पहले डिस्कशन में एक बात की कि अवेयरनेस सबसे पहले, हमारी पहली जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो अवेयरनेस होनी चाहिए। वो अनपढ़ है, उसे तो पता ही नहीं। आप कैसे पहुंचेंगे? हर बंदे का ना, ये हमारे पास जुबान है ना, मेथड है हमारे पास कन्वे करने का। अब वो बंदा अनपढ़ है तो अनपढ़ को भी समझाने की एक लैंग्वेज होती है, ठीक है, उसके लेवल पे आके समझाया जाए। ये अब फर्टिलाइजर्स वाले जो होते हैं, यूरिया वाले, ये गाँव में जाके अपना प्रचार करते हैं कि भाई हमने ये किया वो किया, इस तरह की चीजें सारी। तो उस फार्मर को ये बताया जाए कि भाई आपने क्या करना है, आपका क्या किस बैंड में आपके साथ। और कोविड जैसे आया हमारे पास, ज्यादा क्या, हम टीवियों पे आ रहे थे, हम कॉल करते थे, उस पर भी वो आगे से बोल रहे होते थे कंप्यूटर के कोविड की मर्ज बहुत ही मोहल्लक है, ये वो। अवेयरनेस फैली हर जगह पे, हमने कोविड मास्क पहने, ये वगैरह अवेयरनेस फैली। ऐसे ही हम एग्रीकल्चर की अवेयरनेस जब फैलाएंगे, तो बहुत पहले हमारे PTV पे प्रोग्राम होता था, किसान बैठक, ठीक है, और इस तरह के बड़े होते थे किसान। अब कौन देखता? कोई भी नहीं देखता। नहीं, तो बाकी जो चैनल्स हैं, न्यूज चैनल, उन्हें टाइम ही नहीं, वो सियासत से उन्हें फुर्सत ही नहीं। और मैं एक ना चीज है तो कि अगर पॉलिटिक्स ना हो ना, तो ये न्यूज चैनलों का काम तो ठप हो जाए।
और पॉलिटिक्स हमारी क्या है कि एक पार्टी दूसरे को गालम गलौज कर रही है, वो उनको गालम गलौज कर रहे हैं। ये रिसोर्सेज पे रिलाई करना, प्रोग्रेस करना, इस तरफ कोई आ ही नहीं रहा। नहीं, अब यहाँ पर किसान को कितने मसाइल है। अब इंडिया की बात करें, हमारे ज्यादातर जो व्यूअर्स हैं इंडियन है, वहाँ पर किसान को मसला हुआ, सारे किसान निकले, ट्रैक्टरों के ऊपर उन्होंने चढ़ाई की दिल्ली के ऊपर और उनके मुतालबात तस्लीम किए गए। यहाँ पर किसान भूखा मर रहा है, लेकिन अपने हक के लिए निकलता ही नहीं, ना ही बात करता है। बिल्कुल ऐसी बात है। वो एक्चुअली ना, वो भी हमारा ही पंजाब है, हमसे जुदा हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो, अब हमारे किसान का बच्चा पढ़ेगा ना, अफसर लगेगा, वो अपने आप को ऑन नहीं करेगा, वो कभी भी अपने जट भट्टी तेली कहलवाने पे फख्र महसूस नहीं करेगा। उनके उस धरने के अंदर सारे नामवर सिंगर, सारी नामवर जो उनकी फेमस पर्सनैलिटीज हैं, वो जो सिख कम्युनिटी हमारी, वो इंडिया की बैकबोन बनी हुई है। शोबिज को देख लें, एग्रीकल्चर को देख लें, आर्मी को देख लें, ठीक है, क्रिकेट में भी अब उनके बंदे आ रहे हैं, पहले भी भजी भाई लोग थे। लेकिन वो ये है कि वो अपनी बेसिक्स नहीं छोड़ते। उनकी मूवीज को देखें, पुराना ओल्ड कल्चर है, ठीक है, और आप जब अपनी चीज बेसिक्स से स्टक रहते हैं, हम अपनी हिस्ट्री को भूल चुके हैं, हम अपनी हिस्ट्री को भूल चुके हैं, ठीक है। हम गांव से उठ के शहर में चले जाते हैं, हम क्या करते हैं, हम अपने बैकअप को नहीं करते। अब पढ़ा लिखा बंदा अपने अनपढ़ भाई के साथ बैठना अच्छा महसूस नहीं करता। वो कहता है भाई मेरी क्लास हो रहा है, ठीक है, मेरा स्टैंडर्ड ये लग गया कि मैं पढ़ लिख गया हूँ, और वो सिंपल। जब हम अपनी चीजों को, अपनी बेसिक्स को, अपने लोगों को, अपनी मट्टी को होल्ड ऑन नहीं करेंगे, उनसे अपनी अपनाइयत नहीं रखेंगे, तो हम कभी भी ऊपर नहीं चढ़ सकते ना सीढ़ियों पे। आपकी बेस जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही आप ऊपर तक जा सकेंगे, बेस की बेस पे। तो हमारी बेस स्ट्रांग है, आप समझते हैं कि एज ए पाकिस्तानी आप समझते हैं कि हमारी बेस स्ट्रांग है? मैं इस चीज से एग्री नहीं करता, हमारी बेस स्ट्रांग नहीं है। हम अगर चल रहे हैं ना, तो सिर्फ अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं, मजहब के नाम पे चल रहे हैं। और एज अ इस्लामिक मैन मैं ये कहता हूँ कि हम हक और सच पे हैं, और इसी वजह से अल्लाह हमें मदद कर रहा है, वरना हमने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई कि हम किसी हद तक कोई प्रोग्रेस कर लें या किसी काम में आ जाए। तो हम ये हर चीज में मजहब को लाते, जहाँ पर हमें नाकामी होती है, हम अपने आप को फेलियर महसूस करते हैं, तो हम मजहब का सहारा क्यों लेते हैं, ये बताइए। मजहब की वही चीज है ना कि एक तो होता है ना कि फेलियर जो है ना आपका, वो बंदा कामयाब है जो खुद को ब्लेम करता है कि भाई मुझसे गलती हुई। और हमारे यहाँ इस तरह के लोग नहीं पाए जाते। हमारा होता है कि भाई कोई खिजर मिले हमें और हमारी तमाम उम्मीदों को बरोए कार लाए, ठीक है, हम खुद कुछ करके राजी नहीं है। अब मुझे है ना सारा दिन अगर गंदम काटनी पड़ जाए, मैं नहीं काट सकता, बहुत काम करना पड़ गया, इधर छाले पड़ जाते हैं। हम अपने काम करके, अपने हाथ से अपना काम करके नहीं राजी। जहाँ पे दीन को देखा जाए तो ये सुन्नत है, हमारे नबी अपने सारे काम खुद करते थे, लेकिन यहाँ पे हम मजहब को नहीं ला रहे। बाकी जहाँ पे हमें फेलियर या सहारा चाहिए आप वाली बात के, वहां पे मजहब को ला रहे हैं। तो अगर लाना है आप अपनी कंप्लीटली लाइफ में लाएं। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि हमारे यहाँ पर गन्ने की जो एवरेज है ना, वो तकरीबन 800 से 1000 मन है 1 एकड़ की, और इंडिया में बात की जाए, इंडिया में यही एवरेज जो है 2000 से 3000 मन है। तो हम यहाँ पर जब हमारा एवरेज कम होती है, हम ये कहते हैं जी अल्लाह की मर्जी है। तो इसमें अब ये कहाँ तक हम हर चीज में मजहब को इन्वॉल्व करके, यहाँ पर हमें अपनी कमी कोताहियां देखने की जरूरत नहीं कि किस वजह से हमारी एवरेज कम है, कि इतनी कि 3 गुना ज्यादा हमसे उनकी एवरेज है। बिल्कुल सही बात, मैं यही आपको करूँ कि उनके वही जो रिसोर्सेज पे बात की, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास सीड्स इंप्रूवमेंट इतनी है, और उनके किसान को, वो अपने किसान को मुफ्त बिजली देते हैं ट्यूबवेल के लिए, और अच्छे ज़रूरी आलात मुहैया करते हैं। हमारे यहाँ इतना पैसा लग जाता है कि वो बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता चीजें। टेक्नोलॉजी इतनी है कि एक बटन आपने दबाया, पूरी फसल आपकी ज़ेरे आब हो गई, पानी लग गया उसको। अब हमारे एक हफ्ता 3-3 महीने किसान बैठे रहते, नहर नहीं आ रही, पानी नहीं है, फिर वो पैसों का पानी भी नहीं लगवा सकते। ये माफिया शुरू नीचे से ऊपर तक ऐसे, पहले इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अपना। अब हमारे यहाँ ना पैसा ऊपर ब्यूरोक्रेट्स में स्टक है, शोबिस में स्टक है, स्टार्स में स्टक है, वो एक एलीट लाइफ से भी ऊपर की लाइफ गुजार रहे हैं। जबकि जो पैसा हम कह रहे हैं ना गर्दिश में रहता है, वो सिर्फ आपका और मेरा पैसा है। मैं सब्जी वाले को देता हूँ, आप ट्रांसपोर्ट को देते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, वो हम में हमारा पैसा घूम रहा है। अगर वो वाला पैसा नीचे आ जाए तो हमारी ऑटोमेटिकली गुर्बत खत्म हो जाए। फिर हमारा इशू रह जाएगा
कर्जे का, तो कर्जा फिर हम इससे कर सकते हैं, अपनी एग्रीकल्चर से उतार सकते हैं, अपनी टेक्सटाइल से उतार सकते हैं, ठीक है, जब पैसा एक्चुअली ये रोटेट होगा। हमारे यहाँ ये है कि व्हाट एवर रिमेन्स ट्रिकल डाउन टू द पुअर वन, पुअर वंस के लिए पहुंचता ही वो है कि भाई जो बचा कुचा है या इस तरह का हमने बस करना है अपना। मैं आपको किसान की बात बता रहा था, जिस तरह अभी आपने किसान का जिक्र किया कि इंडिया का किसान मजबूत है, हमारा किसान जो है वो कमज़ोर है। असल में दूसरी ये जो सीड्स की बात या जिस तरह ये सिस्टम की बात, वो तो एक अलग चीज़ है। अब हम छोटे लेवल पे जाके अगर देखें, बड़े लेवल पे हमें सीड नहीं दिए गए, हमारी जो है वो कोई सब्सिडी नहीं मिली, बिजली आपको पता ही है रेट कितने ज़्यादा है, ये सारी चीज़ों को साइड पे करें। हम अपने लेवल पे आते हैं कि जिस तरह हमारा आड़ती निज़ाम है, मैं खुद जिम्मेदार का बच्चा हूँ, तो मैं आपको मतलब इस तरह से बता रहा हूँ कि हमारे साथ क्या होता है। हमारा इतनी मतलब मजबूत ही नहीं है हम खुद कि हम अपने पैसों के साथ जाके सीड ले लें, हम खादें ले लें, स्प्रे ले लें। होता क्या है, क्या करते हैं, फसल हमारी है, मेहनत हम करते हैं सारा साल, पैसा किसने लेना है, जिसके पास आड़त है हमारी, जो पेस्टिसाइड वाला है, जो फर्टिलाइजर वाला है, हम वहां से उधार पे लेके आते हैं। जब हमारी फसल होती है, जो हमारी बचत होती है, वो ले जाता है, वो अपनी मर्जी का रेट लगाता है। 500 का जो स्प्रे का लीटर है वो हमें 1500 का लगा होता है। हम बोल भी नहीं सकते क्यों, हमने 4 महीने जो है वो उधार लिया होता है। मैं आपको बता दूं, मैं लास्ट कुछ दिन पहले मैं ना जा रहा था अपने घर, तो रास्ते में बाइक पे जा रहा था, मतलब एक ना कोई किसान टाइप बेचारा खड़ा था, तो मैंने कहा चलो मैं इसको लिफ्ट दे देता हूँ। अब उस बंदे, मेरी आदत है मैं पूछ लेता हूँ कि कहाँ से आ रहे हैं, कितने बच्चे हैं, कहाँ जा रहे थे, तो उससे मैंने पूछा कि भाई आप जो है वो कहाँ से आ रहे हैं। उसने कहा मैं, मेरी 2 एकड़ थी, या बेचारा छोटा जिम्मेदार है, 2 एकड़ है, 2.5 एकड़ पता नहीं कितनी, उसने बताई कि मैं अपनी जो फसल है वो बेच के आ रहा हूँ। तो मैंने कहा अंकल आप वहां से आ रहे हैं, फसल बेच के आ रहे हैं, बच्चों को उम्मीद होती है कि 6 महीने बाद, साल बाद हमारे फसल आई है, कोई मिठाई लेके आएंगे, कोई फ्रूट लेके आएंगे, तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। मतलब है वो क्या किसान है जिसने सारा साल मेहनत की है बेचारे ने, और इतनी सख्त नहीं है कि वो 200 का 300 का फ्रूट जो है वो 6 महीने बाद अपने बच्चों को दे सके। उसने मुझे क्या बताया, उसने भी यही कहा कि मैं जब हिसाब किया है तो वहां पे मुझे 15,000 रुपए मतलब है इजाफी देने आए हैं। सारी फसल तो वो ले गया, उल्टा 15,000 अब जो वो कोई कट्टा बछड़ा बेच के जाके उसके पैसे पूरे करेगा, नहीं, वो 15,000 पहले ही उधर खड़ा है। अब नई फसल जितनी भी खड़ी है, इसका मतलब है वो फसल उसकी नहीं है, वो तो आड़त वाले की है। ये एडवांस लेगा, तो एडवांस लेगा, बाकी फसल सारी वहां से करेगा। एंड पे क्या होगा, जब मतलब है उसने वो फसल लेके जानी है, वो तो फिर उसकी है, इसको क्या बचा, सारा साल उसने बस धूड़ी जो है वो गट्टा मिट्टी। ये हम कहते हैं IMF हमारे ऊपर है, तो ये भी तो IMF ही है ना, ये भी ये जो आड़ती हैं ये हमारे जिम्मेदारों के लिए ये भी IMF है। ये एक बहुत बड़ा माफिया है। अब फूड वाले जो हमसे गंदम लेते हैं ना किसान से, वो लेते हैं मेरे ख्याल अब 9500 रेट था। अब ये जो माफिया है ये 9700 ले लेता है। ज़ाहिर है जिम्मेदार की छोटी सोच, उसमें जितना मुनाफा आया उसमें उधर तक चले गए। और ये माफिया ये आगे वही 10,500 की जब हमारे पास रीस्टॉक में आएगी हमारे इधर यूज के लिए फूड वाला, तो यही हमारे पास जो माफिया है ये इतनी महंगी देगा, और किसान उसको स्टॉक नहीं कर सकता, वो फूड वाले ले जाते हैं। तो अब ये उधर से भी मर रहा है किसान, इधर से भी मर रहा है। तो इसको बस रीढ़ की हड्डी बराए नाम ही रह गई यार, यानी नाम का हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम। आपने अभी देखा रिसेंट 1 महीना भी नहीं हुआ, कितने छापे पड़े हैं, जितने गंदम वालों को अभी छापे पड़े हैं। इतना अगर इतना एक्शन ले ले गवर्नमेंट पहले, इतना वो भारत वाले का, वो फर्टिलाइजर वाले का, वो पेस्टिसाइड वाले का अगर एक्शन उस पर लिया जाए, उनका चेक एंड बैलेंस किया जाए कि ये क्या कर रहे हैं, कितना सूद मतलब लगा रहे हैं, क्या रेशो है, क्या इंटरेस्ट रेट है, ये सारी चीजें अगर चेक एंड बैलेंस हो जाए। अब वहां पे क्या था मंडी में, जब ये खाद का मसला बना है, खाद नहीं मिल रही थी हमें, तो तब क्या हुआ है, वो जो मंडी वाले हैं उन्होंने ये जो है वो ब्लैक में रख ली। अब गवर्नमेंट का रेट था 1860 रुपए, 1850 रुपए, उसने तो फिक्स कर दिया कि, लेकिन वो कुछ लिमिट अप्लाई की कि 1 एकड़ के बदले में 1 बोरी मिलेगी। अब किसी को तो वो भी नहीं मिल रही, क्यों? क्योंकि वो सारी खाद जो है वो तो सारे जितने फर्टिलाइजर माफिया है वो तो सारी उनके पास पड़ी है, जो गवर्नमेंट ने इजाजत दी है, सब कुछ किया, लेकिन वो तो पीछे मतलब गोदाम तो उनके भरे हुए हैं। वही हमें 2600 में मिल रही थी। अब किसान बेचारे की तो मजबूरी है, वो तो कह रहा फसल खराब हो रही है, उसमें तो लेनी लेनी है। वही जिसका रेट 1850 था वो ब्लैक में 2600 को ले रहे थे। तो ये सारे मसाइल हैं। जब तक ये जितना चेक, अब गंदम के ऊपर मतलब जा रहे थे, बहुत अच्छा लगा है कि चेक एंड बैलेंस किया है। मुआफिया जो स्टॉक वाले हैं, स्टॉकर को मतलब उन्होंने पकड़ा है, उनके ऊपर पर्चे भी दिए हैं, उनको पकड़ के ले गए हैं, उनसे गंदम भी। गंदम का क्या रेट है?
अभी तो फिलहाल 4000 चल रहा था, जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया था 3900 यानी कि 3900 रुपए। उसके बाद अभी सुन रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ कोई मुआहदा या इस तरह चल रहा है, तो अब पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो गंदम का रेट मजीद कम हो रहा है। तो वो तो जो बेचारे जो तब 4000 को दे रहे थे, ये तो उससे भी लॉस है। वो सारी बातें ठीक है, मेरा तो एक ही मोटो है कि अगर हम इनको चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं, अब हम एक्शन ले सकते हैं, तो हमें तब भी एक्शन लेना चाहिए जब हमें कुछ भी नहीं मिल रहा था। मैं तो एंड पे यही कहूंगा कि वो शायर ने लिखा है ना कि निज़ाम के बदलने तक ये जुल्म भी सहना है, निज़ाम के बदलने तक ये जुल्म भी सहना है, मजदूर के बच्चे को मजदूर ही रहना। तो दोस्तों ये आपने देखा कि ये दो साइंटिस्ट हैं हमारे, ये पाकिस्तान फैसलाबाद के अंदर ये जो एग्रीकल्चर एक यहाँ पर डिपार्टमेंट है उसके अंदर रिसर्च कर रहे हैं। तो इन्होंने आज जो हमारे जो एग्रीकल्चर से मुतल्लक जो मालूमात भी हमें दी हैं, कुछ मसाइल के बारे में बताया और सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। और इस चीज़ के अंदर अगर बेहतरी करी जाए, पाकिस्तान एक आपको पता है कि एग्रीकल्चर कंट्री है कि हम पहले हर चीज़ जो है अपनी ज़रूरत से ज़्यादा हमारी होती थी और हम उसको एक्सपोर्ट भी करते थे, लेकिन अब हमें गंदम भी इंपोर्ट करनी पड़ती है, हमें कॉटन भी इंपोर्ट करनी पड़ती है। इस तरह सारी चीज़ें, ये इसकी रीज़न पता नहीं, समझ से बाहर है कि गवर्नमेंट ये सब्सिडी नहीं दे रही किसान को, इसमें क्या मसाइल है, अभी भी उनको सही तरीके से वहाँ पर रिसर्च की ज़रूरत है, उनमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। तो हमारी ये अपील है, हमारी जो अगर कोई हुकूमत से मुतल्लिका डिपार्टमेंट से कोई देख रहा है हमारी वीडियो, तो उसको चाहिए कि जो किसान के ऊपर खुसूसी तौर पर फोकस करें, उनके मसाइल को एड्रेस करें, ताकि पाकिस्तान भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस करके उसके बाद में एक्सपोर्ट भी कर सके। तो ये हमारा आज का प्रोग्राम था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारी वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।